दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विनय सर और मैं आपके लिए लाया हूं हाई स्कूल वालों के लिए एक चैप्टर धातु और अधातु। और इस चैप्टर में मैं आपके साथ धातु और अधातु के बारे में चर्चा करूंगा। धातु क्या है वो बताने का प्रयास करूंगा, अधातु क्या है और उपधातु क्या है, मिश्र धातु क्या है, धातुओं की प्राप्ति कैसे करेंगे वो हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। ये कक्षा 10 के जो एग्ज़ाम नज़दीकी एग्ज़ाम के नाते ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से एक अच्छे नंबर्स मिल सकते हैं बच्चों को। तो देखिए दरअसली हम लोग धातु और धातु जानने से पहले हम दिखा रहे हैं आपको एक पीरियाडिक टेबल। मैंने क्यों दिखाया है पीरियाडिक टेबल, इसलिए मैंने दिखाया है क्योंकि जब तत्वों की खोज की गई तो तत्वों आगे हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे आवर्त सारणी, वहाँ पर भी मैं ये बात बताऊंगा कि जब तत्वों की खोज होती चली गई तो उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हुई, तो उन तत्वों की मात्रा बढ़ जाने के कारण उनका अध्ययन जो है कठिन हुआ, जिसको सरल बनाने के लिए पीरियाडिक टेबल का विकास हुआ। आज हम लोग जो दीर्घाकार आवर्त सारणी का उपयोग करते हैं तत्वों को अध्ययन करने के लिए, उस दीर्घाकार आवर्त सारणी में यहाँ देखा जाए तो तत्वों को दिखाया गया है। और जो तत्व हैं उन्हीं तत्वों के गुण होते हैं, तीन प्रकार के गुण हैं। एक होता है धात्विक गुण और एक अधात्विक गुण और एक होता है दोनों गुण जिसमें हो उसे उपधातु बोलते हैं। तो ये जो सारणी है, इस सारणी में जो ये लाल रंग के हैं वो सब के सब क्या है, धातुओं की चर्चा यहाँ की गई है। जो हरे रंग के हैं वो अधातु हैं, जो हरे रंग के हैं वो अधातु हैं, और यहाँ पर जो नीले रंग के हैं वो उपधातु हैं, है ना। तो यही सब हम लोग देखेंगे कि आखिर धातु किसे कहेंगे, अधातु किसे कहेंगे, है ना। तो कुछ उनकी परिभाषाएं और कुछ उनके गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ये सब चीजें पढ़ेंगे और हम पता करेंगे, स्पष्ट रूप से जानेंगे कि धातु क्या है और अधातु क्या है। आइए देखते हैं। देखिए चैप्टर थर्ड है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और उपधातु, धातु और अधातु, है ना। देखिए हमने बताया तत्व, तत्वों के ही दो रूप दिए गए, है ना, धातु और अधातु, और साथ साथ एक और है उपधातु, है ना। अगर बात करें तत्व क्या है ना, तो किसी पदार्थ का से किसी पदार्थ के अगर हम गुणों का अध्ययन करें तो ये पता चलता है किस तत्व का बना हुआ था, है ना। अर्थात किसी पदार्थ का एक सूक्ष्मतम रूप होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन एक पदार्थ है, तो उसका जो किस तत्व से बना, तो वो तत्व है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को ओ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो तत्व से क्या बने, पदार्थ। जैसे हम लोग कहें कि जल, तो वो दो तत्वों से बना है। तत्व कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। अर्थात पदार्थों का एक रूप है, सूक्ष्मतम रूप, जिसे क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। बात करते हैं हम लोग धातु क्या है और अधातु क्या है। तो धातु अगर देखा जाए तो धातु तत्व का ऐसा रूप है जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। धातु ऐसा होता है जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, और अधातु जो होती हैं वो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये क्यों धनायन और ऋणायन बनाते हैं, बात आती है कि ये धनायन और ऋणायन क्यों बनाते हैं। दरअसल हम लोग जब पढ़ेंगे अष्टक रूल, तो ऑक्टेट रूल ये कहता है कि प्रत्येक तत्व जो होते हैं अपने आप को अस्थायी बनाना चाहते हैं, और तत्व अपने आप को अस्थायी बनाने के लिए ऑक्टेट रूल का पालन करते हैं। और ऑक्टेट रूल ये कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन अब अंतिम कोष में, जिसे हम लोग संयोजी कोष कहते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रखिए। जब वो अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके या ग्रहण करके, तत्व इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा या तो ग्रहण करके 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। तो ऑक्टेट रूल के अनुसार, जैसे हम लोग सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक साधारण एग्जांपल, जैसे एक सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, और ये क्या करता है, सोडियम का अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोषों में 2 8 1 है। उसी तरह से जैसे हम लोग क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखें तो 2 8 7 होता है। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखिए, जिसके लिए ये क्या करता है, जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, और जो क्लोरीन है इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण करता है। सोडियम जब इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इस पर एक ठो धनायन आ जाता है। उसी तरह से क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करता है तो इस पर एक क्या जाता है, ऋणायन, है ना। अर्थात ये क्या है, एक तत्व ऐसा जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रख रहा है, और एक तत्व ऐसा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रख रहा है।
इसी आधार पर दो तरह के तत्व हुए, एक धातु और अधातु। लेकिन बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनको हम ये केवल इलेक्ट्रॉनों को त्यागने या ग्रहण करने के आधार पर ये नहीं कह सकते कि ये धातु है, ये इसके लिए निश्चित होने के लिए हमें धातुओं और अधातुओं के कुछ गुण पढ़ने होंगे। जैसे क्या क्या पढ़ने, धातुओं और अधातुओं की कुछ निश्चित गुण क्या है। कुछ निश्चित गुण ये देखिए, हमें धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण में कुछ निश्चित गुण, धात्विक चमक जानना होगा, ऊष्मीय सुचालकता, विद्युत सुचालकता, अघात वर्धनीयता, तन्यता, कठोरता, उनके गलनांक, उनकी भंगुरता और उनकी ध्वनि। अर्थात अगर इन नेचर को अगर हम जान जाएंगे तो हम स्पष्ट कर पाएंगे कि कौन सा तत्व धातु है और कौन सा तत्व अधातु है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं धात्विक चमक से, है ना। हम लोग शुरुआत करते हैं एक धात्विक चमक से। तो हम लोग एक साथ अध्ययन करेंगे इनका, है ना। एक साथ अध्ययन क्या करेंगे, हम लोग एक साथ अध्ययन स्टार्ट करते हैं धात्विक चमक में। किसकी, धातु की। हम लोग धात्विक चमक में धातु की और अधातु की हम लोग बातें जो करेंगे एक साथ हम लोग सीखते चलते हैं। इसके बारे में, धातु के बारे में और अधातु के बारे में, मेटल और नॉन मेटल। देखिए जो धातुएं होती हैं उनके पास एक विशेष चमक होती है, एक विशेष चमक होती है। धातुएं जो होती हैं उनके पास एक विशेष चमक होती है, विशेष रूप से वो चमकते हैं। जैसे अगर सोने की बात करें तो वो विशेष रूप से चमकता है, लोहा भी विशेष तरह से चमकता है ना, सोडियम भी विशेष तरह से चमकता है। उसी तरह से कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनके हम उसके रंग को देख करके, उनकी चमक को देख करके पहचान सकते हैं कौन सा पदार्थ है ना। कॉपर भी विशेष तरह से चमकता है, एल्युमिनियम भी एक विशेष चमक होती है ना। तो उनके विशेष चमक के कारण ही इनके आभूषण भी बनाए जाते हैं। आभूषण जो होते हैं वो अधिकतर जो है धातुओं के ही बनाए जाते हैं। आभूषण जो होते हैं वो अधिकतम किसके बनाए जाते हैं, धातुओं के बनाए जाते हैं। अधात क्या होता है, अधात के पास कोई विशेष चमक नहीं होती है, कोई भी विशेष चमक नहीं होती है। अर्थात ये अगर देखा जाए जैसे सल्फर है, सल्फर को अगर देखें तो ये मलिन दिखेगा, तो मलिन दिखने के नाते ये क्या होता है, इसके पास कोई विशेष चमक नहीं होता है। सल्फर की को अगर हम लोग देखें तो उसके पास कोई विशेष चमक नहीं है, सल्फर अधातु है, तो ये क्या है, एक अधातु है। लेकिन वहीं अगर कार्बन की एक अपर रूप ग्रेफाइट की बात करें, है ना, तो ग्रेफाइट क्या होता है, थोड़ा सा विशेष चमक होता है। तो इसको छोड़ दें अगर तो बहुत अधिकतम जो अधातुएं हैं उनके पास कोई विशेष चमक नहीं होती है। अब बात करते हैं हम लोग ऊष्मीय सुचालकता की, है ना, कि ऊष्मीय सुचालकता क्या होता है। तो हम बात अगर देखें तो धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं और अधातुएं जो होती हैं ऊष्मा की कुचालक होती है ना। धातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा की चालक होती हैं, लेकिन अधातुएं ऊष्मा की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। अगर बात करें वहीं कि कौन सा धातु सबसे अधिक ऊष्मा का चालन करता, तो माना गया है कि जो चांदी और कॉपर है ऊष्मा के अच्छे चालक माने जाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट जिसे बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, Ag और Cu, है ना। और वही बात करें कि किसकी, ऊष्मीय सुचालकता की, ऊष्मीय सुचालकता जो होती है, जो अधातुएं होती हैं वो अचालक होती हैं, ऊष्मा की अचालक, जिसमें से अगर फास्फोरस अगर सल्फर की बात करें तो इसमें ऊष्मा का बिल्कुल ही चालन नहीं किया जा सकता। फास्फोरस और सल्फर जो होते हैं इसमें ऊष्मा का बिल्कुल ही चालन नहीं किया जा सकता। बात करें विद्युत सुचालकता की, तो विद्युत सुचालकता में अगर देखा जाए तो धातुएं विद्युत की क्या होती हैं, चालक होती हैं, और ये जो अधातुएं विद्युत की चालक नहीं होती हैं, अर्थात अचालक होती हैं। जिसमें से अगर देखा जाए तो जो चांदी है वो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। कॉपर भी दूसरे स्थान पर आता है, पहले स्थान पर चांदी आता है, दूसरे स्थान पर कॉपर आता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, हम लोग चांदी का तार न के बराबर बनाते हैं, इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रकृति में चांदी की उपलब्धता कम होने के नाते इसकी ये महंगा है,
अत्यंत उपयोगी होने के नाते ये महंगा है। तो इस महंगे होने के कारण हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कापर या एल्युमिनियम के भी तार बनाते हैं, क्योंकि वो भी क्या होते हैं, चालक होते हैं, विद्युत के चालक, है ना। और बात करें अगर विद्युत सुचालकता धातुओं में, ये अचालक होते हैं। लेकिन अगर बात करें फास्फोरस और सल्फर, मैंने लिखा ना कि यहाँ पर फास्फोरस और सल्फर क्या होते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन साथ साथ विद्युत के भी कुचालक होते हैं। बिल्कुल भी विद्युत और उष्मा दोनों नहीं प्रवाह किया जा सकता। लेकिन अगर बात करें वही ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट जो होता है वो, उसमें कार्बन का एक अपर रूप है ग्रेफाइट, इसमें उष्मा का और माफ कीजिएगा, विद्युत का चालन किया जा सकता है। और दूसरी चीज अगर देखें तो धात्विक चमक ग्रेफाइट के साथ साथ आयोडीन में भी होती है। जो धात्विक चमक होता है वो आयोडीन में भी पाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं आघात वर्धनीयता। अब समझते हैं आघात वर्धनीयता क्या है। आघात वर्धनीयता की अगर बात करें तो आघात वर्धनीयता, धातु जो होते हैं आघात वर्धनी, आघात वर्धनीयता का मतलब ये होता है, आघात मतलब चोट, वर्धनीयता को सहन करने वाला, चोट को सहन करने वाला। जब किसी चीज को पीटे और वो तुरंत न टूटे, खंड खंड में तुरंत न टूटे, जैसे कोयलों को अगर हम लोग पीटेंगे तो या पत्थर को पीटेंगे तो टूटता चला जाता है। लेकिन वहीं जब लोहे को, एल्युमिनियम को, चांदी को हम लोग जब पीटते हैं किसी चीज से, तो जल्दी वो छोटे छोटे खंडों में नहीं टूटता। अर्थात तो वो न टूटने के नाते हम कह सकते हैं कि जो चीजें नहीं टूटती हैं जल्दी उसे आघात वर्धनी कहते हैं, और जो टूट जाती है उसे आघात वर्धनी नहीं कहते। तो हम कह सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं ये सहन कर सकती है, जिसमें अगर बात करें तो चांदी हुआ, सोना हुआ, कापर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, है ना, लोहा हुआ, इत्यादि ऐसी धातुएं हैं, जब इसके को पीटेंगे तो पतली चादर के रूप में क्या होते हैं, फैल जाते हैं। लेकिन अगर वहीं बात करें तो अधातुओं आघात वर्धनी नहीं होती, ये अधातुएं जो होती हैं आघात वर्धनी नहीं होती हैं जब इसको पीटेंगे। जैसे हम लोग फास्फोरस या सल्फर के टुकड़े को लेकर के हम लोग जब पीटेंगे तो ये छोटे छोटे खंडों में क्या होता है, टूट जाता है ना। तो इसलिए कहा जाता है अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती हैं, लेकिन धातुएं क्या होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं तन्यता की। तन्यता क्या है, तन्यता का मतलब धातुओं को जब हम लोग क्या करते हैं, खींचे, है ना, तो एक तार के रूप में, तन्यता का मतलब तन जाना, जब हम किसी धातु को पकड़ करके खींचते हैं तो उसका तार अगर बन जाता है तो उसे बोलते हैं कि क्या है, जैसे हम लोग देखे होंगे कापर का तार देखे होंगे, है ना, लोहे का भी एक तार देखे होंगे, तो क्या होता है, हम कह सकते हैं कि इसमें तन्यता होती है ना, अर्थात धातुएं तन्य होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें वहीं किसी भी अधातु को जब हम खींचेंगे तो छोटे छोटे खंडों में क्या होगा, टूट जाएगा, इसका तार नहीं खींचा जा सकता। तो हम लोग कह सकते हैं कि अधातुएं तन्य नहीं होती, लेकिन धातुएं क्या होती हैं, तन्य होती है। तन्यता अर्थात इनके तार खींचे जा सकते। और गुण की बात करते हैं, जैसे कठोरता। कठोरता की अगर बात करें तो बात करें अपनी कहीं कठोरता की, तो कठोरता में अगर देखा जाए तो धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती है ना। और ये जो होती हैं कि, लेकिन धातुओं में जैसे अगर देखा जाए सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम बहुत कठोर नहीं होती है, मुलायम होते हैं। अगर हम इसको चाकू से काटेंगे तो ये कट जाती है, बहुत कठोर नहीं होती। लेकिन अधातुएं जो होती हैं वो कठोर नहीं होती, अधातुएं कठोर नहीं होती। लेकिन कार्बन का एक अपर रूप है हीरा, हीरा अधातु है सबसे कठोर। अगर कोई पूछे कि सबसे कठोर धातु क्या है, तो हीरा सबसे कठोर धातु होता है। धातुओं में सबसे कठोर धातु क्या होता है, हीरा होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं गलनांक। गलनांक की बात करें तो गलनांक क्या है, तो गलनांक क्या है, गलनांक जब किसी पदार्थ को या तत्व को हम क्या करते हैं, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में लाते हैं, जिस ताप पर हम ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में थे उसे गलनांक कहते हैं। गलनांक टेम्परेचर है। गलन क्या है कि जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदलता है उसे गलन कहते हैं, और जो टेम्परेचर दे करके हम लोग बदल देते हैं पूरा पूरा उसे गलनांक कहते हैं, है ना। तो अगर बात करें कि गलनांक, अगर धातुओं में बात करें तो धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। अगर धातुओं की गलनांक की बात करें तो धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है, जिसमें से अगर बात करें कापर की तो कापर का गलनांक लगभग 1058 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया। कापर का जो गलन होता है 1058 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। वही जो अधातुएं होती हैं उनका गलनांक कम होता है।
जिसमें से गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम ऐसे धातु हैं कि अगर हम अधातु हैं कि अगर हम इसको हाथ पर रखें तो तुरंत पिघलना शुरू हो जाते हैं। गैलियम और सीजियम जो होते हैं, गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम ऐसे होते हैं कि अगर इनको तुरंत हाथ पर भी रख दें तो तुरंत ये गलना शुरू हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि इनका गलनांक बहुत क्या होता है, कम होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं तो भंगुरता में क्या है। भंगुरता में अगर बात करें तो धातुएं क्या होती हैं। भंगुरता का मतलब, भंगुरता का मतलब जब हम लोग कोई चीज, किसी चीज को तोड़े तो टूटने की क्रिया पर उसकी भंगुरता समझ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि जब हम किसी धातु को पीटेंगे तो जल्दी टूटेगा नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये भंगुर होती और ये भंगुर नहीं होती, भंगुर नहीं होती, ठीक है। जो धातुएं होते हैं भंगुर नहीं होते हैं और अधातुएं क्या होती हैं, भंगुर होती हैं। अब एक चीज बात करते हैं ध्वनि की, कि धातुओं में ध्वनि क्या होती है। जो धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है जिसे बोलते हैं धात्विक ध्वनि, और अधातुओं में क्या होता है, कोई विशेष ध्वनि नहीं होती है। जब धातुओं को हम लोग क्या करते हैं, किसी जैसे मान लीजिए स्कूल की घंटी है, उसको जब बजाया जाता है तो घंटी जो होता है धातु का बना होता है, या दो लोहे को आपस में टकराइए तो उससे भी धातु निकलती है ना। तो जब धातुओं को पीटेंगे, किसी भी चीज से धातु को पीटेंगे, अभी मत कहिए जैसे घंटी जब बजाया जाता है तो लकड़ी से बजाया जाता है, तो हम किसी भी चीज को धातु को जब हम पीटते हैं तो उससे एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। लेकिन लकड़ी को जब हम लोग किसी चीज से पीटेंगे, कोई अधात्विक चीज होगा, कोयलों को जब हम पीटेंगे तो वो बहुत विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं आएगी। विशेष प्रकार की ध्वनि का मतलब दूर तक जाना भी चाहिए, है ना। तो विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं होती है। इसका मतलब इसके पास कोई विशेष धात्विक ध्वनि नहीं होती, लेकिन इसके पास क्या होती है, धातुओं के पास एक विशेष धात्विक ध्वनि होती है। तो इस आधार पर हम लोग धातु, जो भी गुण यहाँ पर दिखाई दिए, इन गुणों के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी तत्व है उनके दो रूप, धातु और अधातु में, उनकी पहचान कर सकते हैं कि ये धातु है कि अधातु। आइए हम लोग इनके भौतिक गुण के बाद रासायनिक गुण की चर्चा करते हैं। देखिए धातु, अब हम लोगों को पढ़ना है धातुओं के रासायनिक गुण, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे धातु का वायु के साथ क्रिया। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे धातु का वायु के साथ अपक्रिया कैसे होता है। वायु का के साथ कहीं कहीं अपक्रिया दहन से भी लगाया जाता है। किसी चीज का जब हम लोग दहन कराते हैं तो दहन कराते समय हम वायु से ही क्रिया कराते हैं। किसी भी तत्व, पदार्थ या यौगिक का जब भी हम दहन कराएंगे तो हम लोग ऑक्सीजन से ही क्रिया देखेंगे, ठीक है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि धातुओं की वायु से अपक्रियाओं पर कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। देखिए धातुओं की जब वायु से अपक्रिया होती है तो जैसे मान लीजिए कोई धातु है, अगर हम कोई धातु ले लें, जैसे कोई भी धातु अगर हम लोग लेते हैं तो वो धातु ऑक्सीजन से क्रिया करे। सबसे तेज अगर क्रियाशील अगर ऑक्सीजन से है तो वो सोडियम और पोटेशियम। ऑक्सीजन से सबसे, ऑक्सीजन से कभी भी जो कोई क्रिया करेगा तो वो सोडियम और पोटेशियम बहुत क्रियाशील है। और सोडियम और पोटेशियम जब किसी भी सामान्य रूप से अगर हम उसको बाहर रख देंगे तो वायु से क्रिया करके स्वतः जलने लगता है, जिसके कारण इस सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में रखते हैं, है ना, जिससे इसके जलने से क्या किया जाए, बचाया जा सके। केरोसिन के तेल में रखा जाता है जिससे इसे जलने से बचाया जा सके। दूसरी बात यह है कि अगर धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड देती है ना। जो धातुएं जो होती हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड देती है ना। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मेटल जो होता है, हम यहाँ कह सकते हैं जो मेटल होता है, मेटल ऑक्सीजन से जो क्रिया करेगा, ऑक्सीजन से, तो मेटल ऑक्सीजन से क्रिया करके मेटल ऑक्साइड देगा, मेटल ऑक्साइड देगा, है ना। जैसे अगर बात करें कि मेटल में सोडियम है, पोटेशियम है, ये क्या करते हैं जब सोडियम पोटेशियम छोड़ते हैं, ऐसे देखते हैं रिएक्शन बैलेंस कर लें। रिएक्शन में जैसे ये ये O2 है, ऑक्सीजन से क्रिया करके ये क्या देगा 2CuO, है ना।
वहीं कहीं धातुओं से कुछ ऐसे भी धातु होती हैं जो जिनके जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, यहाँ देखिएगा मेटल ऑक्साइड कुछ इस तरह से होते हैं। अगर बात करें अन्य किसी धातु का ऑक्सीजन से जब क्रिया होगा तो मेटल ऑक्साइड बनता है, लेकिन कुछ होते ऐसे ऐसे होते हैं जो उभयधर्मी ऑक्साइड देते हैं, है ना, उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों होता है? क्योंकि अगर मेटल ऑक्साइड की अपक्रिया किसी एसिड या बेस से हुई, अगर किसी मेटल ऑक्साइड की अपक्रिया एसिड या बेस से हुई और वह क्या करे, दोनों अवस्थाओं में साल्ट और वाटर दे, है ना, एसिड से कराएं तब भी और बेस से कराएं तब भी वो क्या करे, साल्ट और वाटर दे, तो उसे उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड में जैसे अगर बात करें Al2O3, है ना, एल्युमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाता है Al2O3। Al2O3 के साथ अगर हम लोग किसी अम्ल जैसे HCl से अब क्रिया कराएं तो यहाँ देखिए 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन के लिए 6 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे ये क्या देगा, 6 3H2O दे देगा और साथ साथ यहाँ पर 2AlCl3 दे देगा, है ना। ये AlCl3 क्या है, AlCl3 साल्ट है और H2O, तो ये जो Al2O3 है इसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। फिर से एक बार समझ लेते हैं धातुओं के वायु से अपक्रिया। कोई धातु जैसे अगर बात करें धातुओं की वायु से अपक्रिया की, तो सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं कि वायु में बहुत क्रियाशील होते हैं, स्वतः जलने लगते हैं। वायु में जलने के नाते इनको, वायु से जलने के नाते इनको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। फिर अगर धातु की अपक्रिया की बात करें तो धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके जो भी मेटल ऑक्साइड देता है, और जैसे एक कॉपर को अगर ऑक्सीजन से क्रिया कराएं तो ये कॉपर ऑक्साइड दे देता है। उसी तरह से अगर किसी धातु का ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद मेटल ऑक्साइड बने और उस मेटल ऑक्साइड में एसिड डालें या बेस डालें, दोनों को डालने के बाद हमेशा साल्ट और वाटर बनता है, तब उस मेटल ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड बोला जाता है। उस मेटल ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे Al2O3 है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, अगर इसका HCl विलयन में क्रिया कराएं तो ये देता है AlCl3 और H2O। AlCl3 क्या है, साल्ट है और प्लस वाटर, है ना। आगे देखते हैं, देखिए क्या होता है, क्षरण होता है। धातुओं का जब क्षरण होता है तो उस क्षरण से बचने के लिए एक एक प्रक्रिया होता है एनोडीकरण। एक प्रक्रिया है एनोडीकरण। अब हम लोग समझते हैं एनोडीकरण क्या है। तो जो एनोडीकरण है उसको ऐसे समझ सकते हैं कि एल्युमिनियम धातु जो होता है, एल्युमिनियम धातु पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्रिया करके एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है उस एल्युमिनियम ऑक्साइड से बना जो परत होता है इसके संक्षारण से क्या करती है, बचाती है। और इसी का क्या करें हम लोग, वैद्युत अपघटन कराएं, है ना। अगर इसी का हम लोग वैद्युत अपघटन करा दें, जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना उसी का हम लोग अगर वैद्युत अपघटन करा दें, वैद्युत अपघटन, तो वैद्युत अपघटन कराने की क्रिया क्या कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है। इसका अगर हम लोग वैद्युत अपघटन कराएं तो वही अपक्रिया क्या कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है। आगे हम लोग समझते हैं धातुओं की जल से अपक्रिया। जब कोई धातु जल से अपक्रिया करेगा तो क्या देगा, अब हम लोग ये देखते हैं। देखिए मेटल प्लस वाटर, मेटल प्लस वाटर, मेटल और वाटर आपस में क्रिया करके मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड और प्लस H2 देते हैं। मेटल ऑक्साइड के साथ साथ ये मेटल हाइड्रोक्साइड देते हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड कौन देता है, मेटल हाइड्रोक्साइड जो होता है, जो धातुओं के ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं वो क्या देते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड देते हैं। मेटल और वाटर आपस में क्रिया करके मेटल ऑक्साइड और H2 देते हैं, लेकिन अगर मेटल के ऑक्साइड जल में घुल जाएंगे तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड भी देते हैं, है ना। अर्थात अगर बात करें तो इसकी धातुओं की क्रिया करने की कुछ अवस्थाएं, हम अवस्था देखते हैं। देखिए होता क्या है कि अगर मेटल में हम लोग सोडियम ले लें, मेटल में सोडियम और
पोटेशियम ले लें, तो ये जो होता है ठंडे जल से भी अपक्रिया कर लेता है, ठंडे जल से भी क्या करेगा, अपक्रिया कर लेगा। और अपक्रिया करके ये क्या करेगा, N2O सोडियम ऑक्साइड और प्लस H2 गैस को क्या करेगा, मुक्त करेगा। वहीं जो पोटेशियम है वो देगा K2O और प्लस H2 गैस को मुक्त करेगा। तो जो जलीय विलयन होता है उस जलीय विलयन से हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर हो जाती है। वहीं बात करें अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम की, तो कैल्शियम जो होता है ऑक्सीजन में घुल करके कैल्शियम ऑक्साइड देता है, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके पुनः सॉरी कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम अगर जल से अपक्रिया कराएं तो जल से अपक्रिया करने के नाते ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा, है ना। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका 2 अणु लेते हैं और प्लस H2 देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2। देखिए कुछ ऐसे होते हैं, मैंने बताया था कि जो ऑक्साइड ही देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे धातु होते हैं जिनके ऑक्साइड जो होते हैं, जैसे जो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है वो जल में घुल जाता है। इसके जल में घुल जाने के कारण जैसे होता क्या है, इसकी अपक्रिया कुछ इस तरह से होती है, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम जल से अपक्रिया करके ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 देता है, लेकिन जल की और जो मात्रा है वो कैल्शियम ऑक्साइड को किसमें बदल देती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल देती है ना। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दरअसल होता क्या है कि इससे निकला हुआ जो हाइड्रोजन गैस है वो हाइड्रोजन गैस कैल्शियम पर जाके चिपक जाता है, जिसके कारण कैल्शियम जो होता है वो जल की सतह पर तैरने लगती है। इसके जो बुलबुले होते हैं वो तेजी से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो कैल्शियम पर जाकर के चिपक जाने के कारण ये जल के ऊपर क्या करते हैं, तैरते हैं, जल के ऊपर तैरने लगते हैं। तो कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जो क्या करेंगी, सामान्य जल से क्रिया नहीं करेंगी। कुछ धातुएं जल से अगर क्रिया नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, वो भाप से, गर्म जल अर्थात भाप से क्रिया करती है। कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जो किससे क्रिया करती हैं, भाप। भाप का भी सूत्र H2O ही लिया जाता है। देखिए जैसे लोहा है, जिंक है, एल्युमिनियम है, एल्यूमिनियम है ना, लोहा, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सब क्या करेंगे, भाप से अपक्रिया करके ये जो होंगे धातुएं मेटल के ऑक्साइड और H2 गैस को क्या करेंगे, मुक्त करेंगे, है ना। जैसे अगर भाप से अपक्रिया Fi की से कराएं या सिंपल सा समझिए जिंक से करा लें, जिंक से कराने पर H2O से, ये भाप से कराने पर ये क्या दे देगा, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड में जैसे जिंक ऑक्साइड और प्लस H2 गैस को क्या कर देगा, मुक्त कर देगा, है ना। ये किससे क्रिया करते हैं, गर्म जल से क्रिया करते हैं धातु, ये इस तरह की धातु। और गर्म धातुओं में एक मैग्नीशियम भी है, Mg। Mg भी क्या करता है, Mg का हम लोग जब भाप से अपक्रिया करेंगे तो ये भी देगा MgO और प्लस H2। भाप से अगर अपक्रिया कराएंगे तो MgO प्लस H2 देगा, है ना। तो हमें कभी कभी क्या करना होगा, कुछ ऐसी धातुएं होंगी जिनका हमें नाम याद रखना होगा, कौन भाप से क्रिया करती है। तो आप एक चीज शॉर्टकट याद रखिएगा, अजी अम्मा, अजी अम्मा, एक सूत्र याद रखिएगा, अजी अम्मा। अजी अम्मा का क्या होता है, अजी अम्मा, अजी अम्मा सबसे अच्छा, अजी अलम्मा, अलम्मा कर लीजिए अच्छा रहेगा, अजी अलम्मा। अजी अलम्मा में हम अ से आयरन लगा लेंगे, या ऐसे कर लेते आजी अलम्मा। आजी अलम्मा में आयरन लगा लेंगे, जिंक लगा लेंगे, अल्मुनियम लगा लेंगे और मैग्नीशियम। आजी अलम्मा, अजी अलम्मा अगर आप याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो क्या करती हैं, भाप से अपक्रिया करती हैं। अब हम लोगों को जानना कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो जल से अपक्रिया नहीं करती। कुछ ऐसी धातुएं हैं जो जल से बिल्कुल अपक्रिया नहीं करती, चाहे वो कोई भी अवस्था हो, चाहे भाप हो चाहे ठंडा जल हो, है ना।
तो वो कौन कौन सी धातुएं हैं, कौन कौन सी धातुएं हैं हम लोग जाने कि जो जल से अपक्रिया नहीं करती। तो हमें एक क्रम याद रखना होगा, काले काले सीगो या गोसी भी कह सकते हैं, काले गोसी। काले गोसी अगर आपको याद है, काले गोसी में देखा जाए तो कापर है और गोसी ले ले में लेड है, गोल्ड गोल्ड में एयू है, सी का मतलब सिल्वर है, एजी है, एजी है ना। काले गोसी, इसको याद रखिए, कापर, लेड, गोल्ड और सिल्वर। अगर बात करें हम लोग तो ये जल से अपक्रिया ही नहीं करते। अगर H2O के साथ अगर बात करेंगे अगर अपक्रिया की, तो कोई अपक्रिया नहीं होती है ना। तो हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, इसीलिए जो होता है कि क्या करते हैं लोग, जो आभूषण होते हैं सोने और चांदी के ही बनाए जाते हैं, सोने और चांदी के ही आभूषण बनाए जाते हैं, क्योंकि सोना और जो चांदी होता है वो जल्दी जल जल से अपक्रिया नहीं करता। क्योंकि अगर हम लोग चांदी या सोना हाथ में जब पहनते हैं या पहन करके जब भी कभी नहाते आते हैं तो पानी हमेशा उस पर पड़ता है, तो वो जल्दी खराब ना हो, इसीलिए जो आभूषण है ज्यादा से ज्यादा सोने और चांदी के रखे जाते हैं, है ना। यही यही विशेष कारण है। फिर से एक बार समझ लेते हैं हम लोग, एक बार और इसको समझ लीजिए। देखिए, हम लोग सीख रहे हैं धातुओं के साथ धातुएं जल से अपक्रिया किस तरह करती हैं या नहीं करती। हमने आपको बताया था कि जब भी कभी जो धातु होता है वो जल से अपक्रिया करके मेटल ऑक्साइड और H2 देगा, लेकिन जो जिनके ऑक्साइड जल में घुल जाएंगे वो मेटल हाइड्रोक्साइड भी दे देगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था कि धातुओं में सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के ही साथ क्रिया करके उनके ऑक्साइड में बदल जाते हैं, Na2O K2O, और H2 गैस क्या होता है, मुक्त हो जाता है। वही बात करें तो कैल्शियम जो होता है वो अपक्रिया करके अपना ऑक्साइड बनाता है, लेकिन यही कैल्शियम ऑक्साइड उनका एक हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। और मैंने एक चीज और बताया आपको कि जो इसी हाइड्रोजन के जो बुलबुले होते हैं वो तेजी से नहीं निकलते हैं, अर्थात इसमें जो उष्मा उत्पन्न होती है ये हाइड्रोजन को जला नहीं पाती, जिसके कारण जो हाइड्रोजन होता है ये हाइड्रोजन इसके कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम पर चिपक जाता है, जिसके कारण जो कैल्शियम होता है वो जल की सतह पर क्या होता है, तैरने लगता है। दूसरी चीज हमने कहा तो एक चीज याद रखिएगा कि भाप से कुछ धातुएं अपक्रिया करती हैं, कुछ धातुएं ऐसी हैं जो भाप से अपक्रिया करती हैं। आजी अलम्मा, आजी अलम्मा का मतलब आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में देखा जाए तो ये क्या होते हैं, भाप से अपक्रिया करते हैं और इसके क्या देते हैं, मेटल ऑक्साइड और H2 देते हैं। जैसे जिंक H2O से अपक्रिया करके जिंक ऑक्साइड देगा, MgH2O से अपक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। वही हमने बताया कि आप एक और चीज याद रखिएगा, काले गोसी, काले गोसी का मतलब कापर, लेड, गोल्ड और सिल्वर, काले गोसी। काले गोसी के अनुसार ये क्या होते हैं, काले गोसी जो है जल क्रिया नहीं करता, अर्थात इसका कोई उत्पाद नहीं बनता। कापर, लेड और गोल्ड और सिल्वर क्या करते हैं, ये जल से अपक्रिया नहीं करते। आगे हम लोग सीखते हैं धातुओं की अम्लों से अपक्रिया। देखिए, जो धातुएं होता है, मेटल जो होता है वो डाइल्यूट एसिड से क्रिया जब करता है तो डाइल्यूट एसिड से अपक्रिया करके साल्ट देता और प्लस H2 गैस को मुक्त कर देता है। जैसे हम कहें तो मेटल में जैसे हम लोग मान लें सोडियम ले लें, है ना, डाइल्यूट HCl ले लें, तो ये क्या करेगा, सोडियम का दो अणु लें, HCl का दो अणु, जिससे ये क्या दे देगा, 2NaCl एक साल्ट दे देगा और H2 गैस को क्या करेगा, मुक्त कर देगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर रहेगा वो हाइड्रोजन के विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, है ना। तो सोडियम का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, जिसके कारण जो है सोडियम हाइड्रोजन को यहाँ से क्या किया है, विस्थापित कर दिया। जैसे धातुओं की सक्रियता श्रेणी की अगर बात करें, कापर,
गोल्ड और सिल्वर इत्यादि ऐसी धातुएं जो हाइड्रोजन में की सक्रियता श्रेणी में क्या है, नीचे है, हाइड्रोजन से भी नीचे है, सक्रियता श्रेणी जो बनाई गई उसमें नीचे है, जिसके कारण अगर इनकी अपक्रिया अगर हम लोग डाइल्यूट HCl से कराएंगे तो क्या होगा, कोई अपक्रिया नहीं होगी, सक्रियता कम होने के कारण कोई अपक्रिया नहीं होगी। ये क्या था, HCl है ना। अगर मान लिया जाए वही अपक्रिया हम लोग किससे कराएं, नाइट्रिक अम्ल से कराएं, नाइट्रिक अम्ल HNO3। जैसे हम लोग अगर बात करें मैग्नीशियम या मैग्नीज, ये दोनों की संयोजकता 2 है, अगर इसकी डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया अगर देखेंगे HNO3 से, तो मैग्नीशियम जो है यहाँ से अपक्रिया करके क्या दे देगा, MgNO3 का होल ट्वाइस दे देता है, क्योंकि NO3 की जो संयोजकता है वो कितनी है, 1 है, और Mg की 2 है, तो NO3 का होल ट्वाइस होगा, और यहाँ से 2 अणु लेंगे तो यहाँ से बन जाता है H2 गैस, क्या होता है, बाहर हो जाता है। ये साल्ट ही है कि मेटल जब एसिड से अपक्रिया करता है साल्ट और H2 देता है। उसी तरह से MAN भी क्या करता है, जब इससे अपक्रिया करता है तो MnNO3 का होल ट्वाइस दे देता है ना, और साथ में H2 गैस को क्या करता है, बाहर कर देता है। MN जो होता है HNO3 से अपक्रिया करके MnNO3 देता है और H2 गैस को क्या करता है, बाहर कर देता है। ठीक है, तो ये किसकी अपक्रिया है, नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया। अगर बात करें अम्लों की, तो एक अम्ल अभी आपने पढ़ा HCl और एक अम्ल पढ़ा आपने HNO3, है ना। तो ये जो आप देखते हैं जो धातुएं होती हैं, धातुओं की कभी कभी सफाई या गलाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो एक्वा रेजिया एक होता है ना, एक्वा रेजिया, जिसे अम्लराज हिंदी में कहते हैं, एक्वा रेजिया, रेजिया, या इसे शाही जल भी कहते हैं, शाही जल, शाही जल भी कहते हैं, या इसी को अम्लराज भी बोलते हैं, है ना। अम्लराज क्या होता है कि HNO3 नाइट्रिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को एक साथ मिलाया जाता है। 1 लीटर अगर HNO3 है तो 3 लीटर HCl रखा जाता है, एक संबंधित 3 मिश्रण, और इसी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं। और ये अम्लराज क्या करता है प्लेटिनम और सोना, सोना जैसे Au, प्लेटिनम और सोना जैसे धातुओं को गलाने के काम आता है ना। तो ये एक्वारेजिया फिर से समझ लेते हैं, अम्लराज क्या होता है, अम्लराज 1 भाग HNO3 तथा 3 भाग HCl के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लराज कहते हैं। और ये अम्लराज जो होता है प्लेटिनम या सोने जैसे कठोर धातुओं को क्या करता है, पिघलाने के काम आता है। अगर कठोरता की बात करें, है ना, तो कठोरता की बात अगर देखा जाए तो सबसे कठोर अधातु क्या होता है, अगर पूछा जाए सबसे कठोर अधातु क्या है, तो सबसे कठोर अधातु हीरा माना जाता है। कार्बन का अपर रूप होता है हीरा, वो सबसे कठोर अधातु होता है। धातुओं में प्लेटिनम और सोने, प्लेटिनम को हम लोग मान सकते हैं लगभग कठोर धातु, लेकिन अधातुओं में सबसे कठोर जो होता है वो हीरा होता है। ठीक है, सबसे कठोर तत्व में भी हीरा ही आता है। अब आगे देखते हैं हम लोग।
तो ये जो है धातुओं की सक्रियता श्रेणी है, जिससे हम लोग कभी भी ये पता कर लेते हैं कि कौन सा धातु है वो धातु विलयन से दूसरे धातु के विलयन से वो विस्थापित कर पाएगा कि नहीं। यदि जैसे मान लिया जाए, एक एग्जांपल लिख दे रहे हैं, कापर CuSO4 का एक विलयन है। अगर इसमें हम लोग जिंक डालेंगे तो ये दे देगा ZnSO4 और प्लस कापर। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जिंक डालते ही जिंक का स्थान उससे सक्रियता में कापर से ऊपर है, जिसके कारण जिंक अधिक सक्रिय होने से कापर सल्फेट विलयन से जिंक क्या करता है, कापर को विस्थापित कर देता है। इसी तरह से एक विलयन ले लें AgNO3। अगर इसमें हम लोग सोडियम डाल दें तो क्या होता है, ये बना लेता है NaNO3 प्लस Ag, है ना। तो इस तरह से क्यों ऐसा होता है, क्योंकि Ag कम सक्रिय है और सोडियम जो है, सोडियम उससे अधिक सक्रिय होने के नाते सोडियम AgNO3 विलयन से NO3 को Ag को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। आगे देखते हैं हम लोग, धातुओं व अधातुओं के बीच अपक्रिया, रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। अब हम लोग देखेंगे कि धातु और अधातु के बीच अपक्रिया कैसे होती है। जैसे कोई मेटल जो होता है, मेटल और नॉन मेटल किस तरह से अपक्रिया करता है। नॉन मेटल, देखिए होता क्या है कि एक उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं, ऑक्टेट रूल का यही नियम बनाती हैं। उत्कृष्ट गैसें ऐसे धातु तत्व जो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, उन्हें उत्कृष्ट तत्व। और चूंकि जो उत्कृष्ट तत्व हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, इसलिए इन्हें उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं। और ये कहा जाता है रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय होने का मतलब ये है कि इनके अष्टक पूर्ण होते हैं। तो जो भी अन्य तत्व होते हैं वो उत्कृष्ट गैस की संरचना प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का या तो त्याग करते हैं या तो ग्रहण करते हैं। जैसे धातु है, धातु में अगर बात करें सोडियम की, तो सोडियम का अगर परमाणु क्रमांक देखें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। वहीं क्लोरीन की अधातु की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 17 है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 287 होगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 281 होगा, है ना। कोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 और 287। तो क्या करता है कि सोडियम ये अपने अंतिम इलेक्ट्रॉन को, जिसे जो बाह्य कोष होता है उसे संयोजी कोष कहते हैं, और संयोजी कोष ही क्या करता है, संयोजी कोष से इलेक्ट्रॉनों में कोष में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और वही एक इलेक्ट्रॉन Cl क्या करता है, ग्रहण करता है, जिससे सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन त्यागने से सोडियम का जो आयन के रूप में हो जाता है, या इसे सोडियम आयन या धनायन कहते हैं। इसका जो अब जो नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2-8 हो जाता है, और क्लोरीन का जो 17 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2-8-8 हो जाता है। एक अच्छी बात हम यहाँ आपको बता दें कि हम यहाँ 18 नहीं लिखेंगे, ना ही यहाँ हम 10 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या होती है ना। और प्रोटॉनों की किसी भी सामान्य अवस्था में जो तत्व उदासीन होता है, उदासीन अवस्था में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो हम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हैं ये क्या है, परमाणु क्रमांक है, परमाणु प्रोटॉन है, प्रोटॉनों का लेन देन नहीं हो रहा, तो प्रोटॉन उतना ही रहेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हमने धनायन लगाया, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। यहाँ हमने एक ऋणायन लगाया, इसका मतलब जो अंतिम कोष में जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन रख लेंगे, है ना। इन दोनों के संयोग से जब ये नजदीक आते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस जो होते हैं, धनावेश और ऋणावेशों के बीच वैद्युत बल कार्य करता है, और ये वैद्युत बल जो द्वारा बंध जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे से के आकर्षण द्वारा एक वैद्युत बल द्वारा बंध करके NaCl का निर्माण कर देते हैं। इस तरह से धातु और अधातुओं के बीच अपक्रिया हो जाती है, और ये अपक्रिया होने के बाद ये जो होता है आयनिक बंध बना लेता है, आयनिक बंध, है ना। इनकी अपक्रिया के बाद ये क्या बना लेते हैं, आयनिक बंध बना लेते हैं। तो आयनिक बंध या विद्युत संयोजित बंध क्या होता है, जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, अगर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण होगा और उनके स्थानांतरण से इलेक्ट्रॉनों, जहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है, जितने इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ उतना धनावेश, और जितने इलेक्ट्रॉन दूसरे पर पहुँचता है उतना ऋणावेश हो जाता है। और ये धनावेश और ऋणावेश परस्पर एक दूसरे से वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंध जाते हैं और एक नए यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। इनके बीच बने बंध को आयनिक बंध कहते हैं।
भी बंध बनता है वो आयनिक बंध कहलाता है। जैसे MgCl2, AlCl3, ये सब के सब जो यौगिक हैं, MgCl2, AlCl3, ये सब यौगिकों के बीच कौन सा बंध है? आयनिक बंध है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर बात करें इनके भौतिक की, तो आयनिक बंध जो होते हैं, इनके भौतिक गुण की अगर बात करें तो आयनिक बंध भौतिक गुण देखा जाए तो ठोस या कठोर होते हैं। भौतिक गुण अगर देखें तो भौतिक रूप से एक ठोस या कठोर होते हैं। क्योंकि इनके बीच आयनिक बंध होता है, अगर इनको पीटा जाता है तो ये टूट जाते हैं, जिसके कारण इसे कहते हैं कि जो ये आयनिक यौगिक होते हैं वो भंगुर होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इसके नाते कहा जाता है कि आयनिक यौगिक जो होते हैं वो भंगुर होते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक, आयनिक यौगिकों के गलनांक, क्योंकि ये मजबूत आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जो आयनिक यौगिक होते हैं वो मजबूत आकर्षण बल से बंधे होते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। इनके जो गलनांक है और क्वथनांक दोनों ही बहुत उच्च होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? मजबूत आकर्षण बल से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। वहीं बात करें घुलनशीलता की, तो घुलनशीलता, आयनिक यौगिक होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। जैसे अगर नमक को हम लोग जल में घुलाते हैं तो ये जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। लेकिन वहीं केरोसिन ले लें, पेट्रोल ले लें, केरोसिन या पेट्रोल ले लें, तो केरोसिन और ये पेट्रोल में घुलनशील नहीं होते, केरोसिन और पेट्रोल में घुलनशील नहीं होते, है ना। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, केरोसिन और पेट्रोल में घुलनशील नहीं होते। बात करें विद्युत चालकता की, तो विद्युत चालकता देखिए, अगर वैसे आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, तो ठोस होने के ना, ठोस और कठोर होते हैं, तो जो ठोस होता है अगर सामान्य अवस्था में देखें तो ठोसों में विद्युत चालन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण होता है ना। तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के कारण उसमें विद्युत चालन होता है। लेकिन वही कहीं इसी आयनिक यौगिक का एक विलयन बना लें तो वहां पर जो विद्युत चालन होगा उनके आवेश के कारण होगा, वहां जो वैद्युत चालन होता है उनके आवेश के कारण होता है। फिर एक बार सुन लेते हैं, ठोसों में जो वैद्युत का चालन होता है वो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, और यदि कहीं इनका विलयन बनाएंगे तो उस विलयन में इनका वैद्युत चालन स्वतंत्र आवेशों के प्रवाह के कारण होता है, स्वतंत्र आवेशों के प्रवाह के कारण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोगों को सीखना है धातुओं की प्राप्ति। हम लोग सीखेंगे धातुओं की प्राप्ति, अर्थात हम लोग जो धातु और अधातु को रखे हुए हैं अपने पीरियोडिक टेबल में, उस पीरियोडिक टेबल में जो धातुएं उनकी प्राप्ति हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग, तो हम बात करते हैं धातुओं की प्राप्ति की। तो धातुओं की प्राप्ति में अगर देखा जाए तो हम धातु को कैसे प्राप्त करें, इसके लिए हमें जानना होगा कि इसकी मात्रा किस प्रकार पाई जाए। एक क्रम है, एक क्रम है ओसी, ओसी, अल्लाह, 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 ठिकाना कमग, ठिकाना क मग ह, ओसी अल्लाह। सबसे ज्यादा अगर प्रकृति में देखा जाए तत्वों के रूप में ऑक्सीजन, उससे कम सिलिका, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम Fe, उससे कम कैल्शियम, उससे कम सोडियम, उससे कम पोटेशियम, उससे कम मैग्नीशियम और उससे कम हाइड्रोजन, और इसके बाद अन्य। तो भूपर्पटी, जो पृथ्वी की भूपर्पटी उसकी बात कर रहे हैं, भूपर्पटी, वायुमंडल की बात नहीं कर रहे हैं। वायुमंडल में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है और 1% अन्य, 74 ये है, 23 या 24% ये है, और या 25% भी कह सकते हैं, 1% अन्य वायुमंडल। पृथ्वी के भूपर्पटी में अगर बात करें तत्वों की, तो सबसे अधिक ऑक्सीजन, उससे कम सिलिकॉन, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम Fe, उससे कम कैल्शियम, उससे कम सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन है। तो इसमें अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी धातुएं जिसका हम लोग क्या करेंगे, निष्कर्षण करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि धातुओं का निष्कर्षण करने जाएं तो सोडियम कहीं अलग है, कहीं आयरन अलग है, तो कहीं कैल्शियम अलग है, कहीं एल्युमिनियम अलग है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं प्रकृति में जो स्वतंत्र दो तरह से पाए जाते हैं, एक स्वतंत्र अवस्था होता है और एक संयुक्त अवस्था होता है, दो तरह की अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो
तत्व होते हैं वो दो तरह की अवस्थाओं में पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था और एक संयुक्त अवस्था। तो संयुक्त अवस्था में पाए जाने के कारण बहुत सारी जो ऐसे तत्व हैं या धातुएं जो होती हैं वैसे संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, तो उनको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ विधियां अपनाते हैं। विधियां क्या अपनाते हैं, पृथ्वी से जो भी हम लोग माल निकालते हैं, जो भी मटेरियल, जो भी पदार्थ हम लोग बाहर निकालते हैं, है ना, जो जो भी पदार्थ हम लोग बाहर निकालते हैं उन्हें खनिज बोलते हैं, है ना। पृथ्वी में पाए जाने वाला प्रत्येक पदार्थ को खनिज होता है। और खनिज से हम लोग कुछ ऐसे भी पदार्थ बाहर निकालते हैं जो हमारे लिए लाभप्रद और उपयोगी होते हैं। कुछ ऐसे भी पदार्थ हम लोग बाहर निकालते हैं जो हमारे लिए क्या है, लाभप्रद है और साथ साथ क्या है, उपयोगी है ना। लाभप्रद और उपयोगी होते हैं, उन्हें अयस्क बोलते हैं। और इन्हीं अयस्कों से हम लोग विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं का क्या करते हैं, निष्कर्षण करते हैं। यही जो अयस्क होते हैं, इन्हीं अयस्कों से हम लोग धातुओं का निष्कर्षण करते हैं। निष्कर्षण का मतलब क्यों कर, क्योंकि उस इसके साथ कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो उपयोगी नहीं होते हैं, जो उपयोगी नहीं होते हैं, है ना। अर्थात अयस्कों के साथ कुछ खनिजों के साथ कुछ या अयस्कों के साथ कुछ अशुद्धियां भी रहती हैं, जिन्हें गैंग या अधात्री बोलते हैं, है ना। गैंग या अधात्री अशुद्धियों को, अशुद्धियों में सबसे ज्यादा क्या होता है, सिलिका होता है, जिनका मतलब बालू, इसकी मात्रा अधिक होने से उसे क्या बोलते हैं, गैंग या अधात्री बोलते हैं। अब हम लोग सीखेंगे धातुओं का निष्कर्षण कैसे करें, धातुओं का निष्कर्षण। तो अब हम लोग करेंगे धातुओं का निष्कर्षण और जानेंगे कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो एक चीज जान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं कि खनिज, खनिज से क्या निकालते हैं, अयस्क। अयस्क को विभिन्न विधियों द्वारा अयस्क से हम लोग धातु की प्राप्ति करते हैं। और ये जो घटना है, ये एक निष्कर्षण है, अयस्क से धातु का विभिन्न विधियों द्वारा निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण या धातुकर्म कहलाता है ना। अयस्क से विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं को निकालने की जो विधि होती है, धातु शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो विधि होती है वो धातुकर्म कहलाता है। धातुकर्म के लिए हम लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, जैसे सक्रियता का एक क्रम है, सक्रियता का क्रम हम लोग जानते हैं, पोसो का पोसो का मग, पोसो का मग अल्लाह, पोसो अल्लाह, जानू फैवी की, जानू फैवी क्विक हेराइल, हेराइल, जानू फैवी क्विक हेराइल, पोसो का मग अल्लाह, जानू फैवी क्विक हेराइल, ओमे ओमे फैवी क्विक हेराइल, ओमे चांदी सोना बा, चांदी सोना बा। तो देखिए कहने का मतलब चांदी सोना बा समझते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, पोसो पोटेशियम सोडियम का मग, कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, जानू फेविक्विक हेराइल, जिंक आयरन और फेविक्विक, सी यू टी पी फेवी पी 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 किक यू सी यू हेराइल, हेराइल एफजी, है ना। ओ में चांदी सोना बा, चांदी सोना। तो देखा जाए तो जो धातुएं हैं इनकी तीन भाग किए गए, ये तीन भाग। ये जो धातुएं हैं उच्च अपक्रियाशील धातुएं, उच्च अपक्रियाशील धातुएं, जिसमें इनका निष्कर्षण हम लोग दूसरे विधि से करेंगे। इसके बाद ये क्या है, मध्यम अपक्रियाशील धातु, मध्यम
मध्यम अपक्रियाशील धातुएं, और ये क्या है, निम्न अपक्रियाशील धातु है। निम्न अपक्रियाशील धातु, ये जो है निम्न अपक्रियाशील धातु है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी क्रियाशीलता के आधार पर हम लोग धातुओं का निष्कर्षण करेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें से निष्कर्ष के लिए हम लोगों को आवश्यकता है किस चीज़ का, देखिए हम लोग जब भी कभी निष्कर्षण करेंगे तो निष्कर्षण की कुछ विधियां हैं, जिसको निष्कर्षण की विधियों में इसमें जो ये है उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जो होती हैं, ये जो धातुएं स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, लेकिन ये जो धातुएं हैं इनके जो अयस्क होते हैं वो सल्फाइड या ऑक्साइड या कार्बोनेट के रूप में इनके अयस्क मिलते हैं। ये संयुक्त सल्फाइड, ऑक्साइड या कार्बोनेट के रूप में मिलते हैं, और ये जो होते हैं ये लगभग स्वतंत्र अवस्था में, जिनको हम लोग सामान्य रूप से गर्म कर दें तो भी प्राप्त हो जाता है। स्वतंत्र, जिनके अयस्क को अगर हम समान रूप से गर्म कर दें तो ये प्राप्त हो जाता है, तो ये स्वतंत्र अवस्था में लगभग है। आइए अब हम लोग सीख लेते हैं कि अयस्क से धातु को हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे कोई अगर अयस्क है तो उस अयस्क का हम लोगों ने 3 भाग पढ़ा। एक उच्च अपक्रियाशील धातु, उच्च अपक्रियाशील धातु, एक है उच्च अपक्रियाशील धातु, एक पढ़े हम लोग धातु, एक पढ़े मध्यम अपक्रियाशील धातु, मध्यम अपक्रियाशील, और एक पढ़े हम लोग निम्न अपक्रियाशील, निम्न अपक्रियाशील। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं। देखिए जो उच्च अपक्रियाशील धातुएं हैं उनसे हमें धातु का अगर निष्कर्षण करना होगा उच्च अपक्रियाशील धातुओं से, तो यहाँ पर हम लोग गलित धातु का जो होगा उसका गलित धातु लेंगे, उसका विद्युत अपघटन करा देंगे, विद्युत अपघटन, जिससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, विद्युत अपघटन करा देंगे तो हमसे यहाँ पर हम लोगों को शुद्ध धातु मिल जाएगी। ठीक है, वही मध्यम अपक्रियाशील धातुएं जो होंगी सल्फाइड, और एक होंगे इसकी सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, और एक होगा कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क। ठीक है, तो जो सल्फाइड अयस्क होगा उसका हम लोग भर्जन करेंगे, सल्फाइड अयस्क का हम लोग भर्जन कर लेंगे, अभी बताएंगे हम आपको भर्जन क्या है। और इसका हम लोग कार्बोनेट अयस्क का हम लोग करते हैं निस्तापन। जैसे कार्बोनेट अयस्क जैसे जिंक कार्बोनेट है, सल्फाइड अयस्क जैसे ZnS है, HgS है ना, इसका भर्जन करते हैं। तो भर्जन करते हैं तो देखिए होगा क्या, तो जो भर्जन है इससे हम लोगों को या निस्तापन से इन दोनों से हमें मिल जाएगा धातु ऑक्साइड। ठीक, इस धातु ऑक्साइड का हम लोग अपचयन करेंगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा अपचयन क्या होता है। अपचयन जब करेंगे धातु ऑक्साइड का कार्बन की उपस्थिति में हम लोग अपचयन कराते हैं
जिससे हमें धातु मिल जाता है और उसी धातु को हम लोग प्राप्त धातु का हम लोग शोधन करते हैं और हमें धातु प्राप्त हो जाती है। आगे देखते हैं निम्न अपक्रिया की धातुओं के साथ क्या करें। निम्न अपक्रिया की धातुएं जो होती हैं, निम्न अपक्रिया की धातुएं, उसका भी हम लोग इस अगर ये सल्फाइड अयस्क के रूप में है, क्योंकि सल्फाइड अयस्क में जब होंगी तो सल्फाइड अयस्क का हम लोग पुनः भर्जन करेंगे और भर्जन करके इससे धातु प्राप्त कर लेंगे और जो धातु मिलेगा है ना, भर्जन करके हम लोग इससे धातु प्राप्त कर लेंगे और उसी धातु का हम लोग परिष्करण कर लेंगे, परिष्करण करके हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे, है ना। इस तरह से ये चार्ट से में कुछ चीज़ें हमें मिली, विद्युत अपघटन, भर्जन, निस्तापन और परिष्करण। इन तीनों बातों को आपको समझा देते हैं। देखिए वैद्युत अपघटन क्या है। जैसे अपघटन, वैद्युत अपघटन क्या होता है कि वैद्युत अपघटन का मतलब होता है कि जब किसी धातु वैद्युत अपघटन जब किसी धातु विलयन में कोई विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो अपने आयनों में टूट जाता है। इस घटना को हम लोग वैद्युत अपघटन करते हैं। तो जब आयनों में टूटता है तो इसका एक देखिए, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग एक विलयन ले लें, एक पात्र लें और उस पात्र में हम लोग कॉपर सल्फेट का विलयन ले लें, है ना। अगर इस पात्र में हम लोग कॉपर सल्फेट का विलयन ले लेंगे, कॉपर सल्फेट CuSO4, है ना, कॉपर सल्फेट का विलयन लेने के साथ साथ इसमें दो कॉपर के अशुद्ध कॉपर का हम लोग कैथोड और एनोड लगा देंगे। एक होगा कैथोड और एक होगा एनोड, है ना, कैथोड और एनोड लगा देंगे और इस कैथोड और एनोड से को ले जा करके हम लोग किसी बैटरी, कैथोड को बैटरी के ऋण सिरे से और एनोड को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देंगे, है ना, जिससे कैथोड क्या होगा, धनावेशित हो जाएगा और एनोड जो होगा वो क्या होगा, सॉरी, एनोड धनावेशित होगा और कैथोड जो होगा ऋणावेशित हो जाएगा, है ना। कैथोड ऋणावेशित होने के बाद यहाँ पर विलयन में विद्युत धारा प्रवाह के कारण क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस में यहाँ जो हम लोगों को पदार्थ है कौन, CuSO4, Cu2+ और SO4- आयनों टूट जाएगा। विलयन का CuSO4 गमन करेगा कैथोड पर और यहाँ का जो Cu अशुद्ध Cu है वो गमन करेगा किस पर, विलयन की तरफ, है ना। और विलयन की तरफ ये जब गमन करेगा तो कुछ देर बाद जो एनोड पर कुछ अशुद्धियाँ जम जाएंगी। उस अशुद्धियाँ जो होती हैं धीरे धीरे नीचे तली में आकर के बैठ जाती हैं और एनोड्स की यही जो अशुद्धियाँ होती हैं एनोड पंख कहलाती हैं, इन्हीं को एनोड पंख कहते हैं। तो हमें यहाँ से वैद्युत अपघटन द्वारा Cu2+ के कैथोड पर हमें शुद्ध Cu प्राप्त हो जाता है। आइए देखते हैं हम लोग भर्जन क्या है। भर्जन क्या होता है, वायु गलने से पहले, किसी पदार्थ को गलाने से पहले वाले ताप तक गर्म करने की क्रिया को हम लोग भर्जन करते हैं, रोस्टिंग। ये क्या है, रोस्टिंग। भर्जन में देखा जाए, जैसे आपने कहा जिंक सल्फाइड और जिंक सल्फाइड के साथ हम लोग ले लेते हैं सिनेबार, है ना। तो जिंक सल्फाइड जो है ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, अर्थात जब जलाया जाएगा तो ये देगा ZnO, इसका ऑक्साइड दे, धातु ऑक्साइड, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, और SO2। रिएक्शन बैलेंस कर लें, 3O2 ले लेते हैं, 2 2 और 2, अब बैलेंस है ना। उसी तरह से यहाँ 2, यहाँ 3O2, ये भी देगा 2HgO धातु ऑक्साइड और यहाँ पर 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड अशुद्धि के रूप में क्या होगा, बाहर हो जाएगा। अभी मैंने कहा निस्तापन, वायु की नियंत्रित। निस्तापन क्या होता है, निस्तापन का मतलब होता है वायु की नियंत्रित मात्रा में। निस्तापन जो होता है, निस्तापन को बोलते हैं वायु की नियंत्रित मात्रा में किसी पदार्थ को गर्म करना, निस्तापन कहलाता है ना। ताकि जैसे कि मान लिया जाए कि हम लोग एक जिंक कार्बोनेट, निस्तापन कार्बोनेट का ही किया जाता है, कार्बोनेट धातु कार्बोनेटों का हम लोग निस्तापन कर सकते हैं। जब इसे गर्म करते हैं तो इसका जिंक ऑक्साइड और CO2 गैस होता है, उसी जिंक ऑक्साइड से हम लोग धातु प्राप्त कर लेते हैं, है ना। ये निस्तापन होता है। तो फिर समझ लेते हैं भर्जन क्या है, वो गलाने से पहले गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है, भर्जन। और किसी ताप को नियंत्रित, वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है, निस्तापन, है ना। एक और शब्द था
अपचयन। अपचयन क्या होता है कि धातु ऑक्साइडों का हम लोग क्या करते हैं, अपचयन करा लेते हैं। धातु ऑक्साइड जैसे जिंक का ऑक्साइड है ना, इसका अपचयन हम लोग करा लेते हैं। कैसे अपचयन कराते हैं, कोक को डाल देते हैं। जब कोक डाल देते हैं तो जिंक अलग हो जाता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है ना। इसके बाद इस जिंक का शोधन करके हम लोग शुद्ध जिंक प्राप्त कर लेते हैं। ये क्या है, इसी को बोलते हैं अपचयन, है ना। कार्बन की उपस्थिति में ऑक्साइड अयस्कों को गर्म करके कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, बाहर हो जाता है और हमें जिंक प्राप्त हो जाता है। अब हम लोगों को एक चीज समझना है, संक्षारण क्या होता है। संक्षारण देखिए, देखते हैं जैसे चांदी क्या होता है, काला हो जाता है, तांबा का बर्तन जो है हरा हो जाता है, और देखेंगे लोहा जो है भूरा हो जाता है, वो सब क्या है, संक्षारण है। दरअसल वायु में उपस्थित क्या होती है, आर्द्रता, नमी, है ना। वातावरण में उपस्थित आर्द्रता, नमी और वायु, ये क्या करते हैं आपस में, और अन्य गैसें क्या करती हैं, प्लस अन्य गैसें जो होती हैं वो धातुओं के साथ क्रिया कर लेती हैं। जैसे अगर देखा जाए तो सिल्वर, कापर और लोहा, अगर सिल्वर को देखें तो सिल्वर जो है वो वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है, जिसके कारण सिल्वर का रंग जो है वो काला हो जाता है ना। सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करने के नाते एक सिल्वर जो होता है काला रंग हो जाता है, जिसे संक्षारण करते हैं। उसी तरह से वायु में उपस्थित ये कापर जो है वायु में उपस्थित CO2 से क्रिया करके ये जो है हरा रंग में बदल जाता है ना, जिसके कारण इसे कापर का संक्षारण करते हैं। उसी तरह से लोहा जो है वायु से क्रिया करके किस रंग में चला जाता है, भूरा रंग का हो जाता है ना, अर्थात लोहे पर जंग लग जाता है, जिसे भूरा रंग कहते हैं, इसे संक्षारण करते हैं। और संक्षारण को हम लोग बचा सकते हैं, पेंट कर दें, है ना, तेल लगा दें, ग्रीस लगा दें, इत्यादि प्रक्रियाओं द्वारा संक्षारण से क्या हो सकता है, बचा जा सकता है। आगे समझते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है, देखिए मिश्र धातु का मतलब होता है, इसको एलॉय इंग्लिश में बोलते हैं, एलॉय। मिश्र धातु, मिश्र धातु का मतलब एक से अधिक धातुओं को हम लोग, दो या दो से अधिक धातुओं को जब हम मिलाते हैं तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातुओं में सबसे देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है, एक है अमलगम। अमलगम का मतलब होता है, अमलगम का मतलब अगर किसी भी धातु को हम लोग मरकरी के साथ मिला देंगे तो उसे अमलगम कहते हैं। अगर सोडियम मिलाया जाएगा तो सोडियम अमलगम, एल्युमिनियम मिलाया जाएगा तो एल्युमिनियम अमलगम, इसका अमलगम बन जाता है। उसी तरह से बात करें तो पिताजी, पिताजी, पिताजी का मतलब होता है पीतल जो होता है, पीतल, पीतल को हम लोग बनाते हैं किसके द्वारा, तांबा और जिंक की सहायता से, तांबा और जिंक की सहायता से हम लोग पीतल बनाते हैं। उसी तरह से होता है कांसा। कांसा का मतलब कापर और टीन, कापर और टीन की सहायता से मिला करके कांसा धातु बनाई जाती है। ये सब क्या है, मिश्र धातु। हमें आशा है कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। कुछ तकनीकी खराबी से अगर किसी वीडियो में डिस्टर्बिंग हो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अभी शुरुआत है, हम चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, हम आपको वीडियो देते रहें और आप घर बैठ के सीखते रहें। धन्यवाद।